प्रॉपर सुन पा रहे होंगे मुझे। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया, लंग हेल्थ और लंग डिटॉक्सिफिकेशन और लंग हेल्थ से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं बॉडी में, बीमारियां डेवलप होती हैं बॉडी में, जिसमें पॉल्यूशन रीजन हो सकता है, स्मोकिंग रीजन हो सकता है, एलर्जी रीजन हो सकता है, मल्टीपल रीजंस की वजह से मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस रेस्पिरेटरी हेल्थ और लंग से रिलेटेड डेवलप होती है। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और डेजॉय के कौन से प्रोडक्ट इसमें हम यूज कर सकते हैं उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाने का और उसको इनहेल करने का और उसके बाद हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम ब्लड करता है। लेकिन उस ऑक्सीजन को इनहेल कर कर और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का काम जो है लंग्स करते हैं। जितनी अच्छी आपकी रेस्पिरेशन होती है उतना ही अच्छा आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, क्योंकि हमारी ब्रेन में ऑक्सीजन जितनी अच्छी मात्रा में पहुंचती है उतना ही हमारा पूरा का पूरा बॉडी एक्टिवली बिहेव करता है। तो उसी चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आज अगर हम कहें तो लंग्स एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के रूप में आते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर ही नहीं, बल्कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 5 टॉप डेथ कॉजिंग डिजीजेस की अगर हम बात करें तो उसमें से उन 5 तरह की बीमारियों में एक रेस्पिरेटरी हेल्थ भी आता है। यानी आज अगर हम देखें तो हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो डेवलप हो रही हैं, जिसमें आप देखेंगे कैंसर है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है जो आ जाता है आपका लंग रिलेटेड इश्यूज, जिसमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, ठीक है, और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो लंग से रिलेटेड आती हैं, लंग कैंसर के रूप में आती हैं, जो डेथ कॉजिंग होती है, तो उनको आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस ऑर्गन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सेल रिजुनेशन थेरेपी के अंदर बात करते हैं, हमारी बॉडी जो है वो सेल्स यानी कोशिकाओं से बनी है। और वही कोशिकाएं जब आगे टिश्यूज बनती हैं, यानी वही सेल्स आगे जब टिश्यू का रूप लेते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। यानी हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं जब वो आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती है, उत्तक बनाती हैं। उत्तक हिंदी में कहते हैं टिश्यू को। और वही टिश्यूज फिर आगे जाके मॉलिक्यूल्स और फिर अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। और हमारी बॉडी के हर ऑर्गन का अपना अपना एक सिस्टम है, फंक्शन है, जिम्मेदारी है। तो वैसे ही अगर हम बात करें हमारे लंग्स की, तो लंग्स भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के रूप में आता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो हमारी बॉडी या फिर हमारी लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट या एस्पेक्ट आप इसे कह सकते हैं। सबसे पहला काम जो लंग्स हमारी बॉडी में करते हैं वो होता है ऑक्सीजन को इनटेक करना। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम जो वातावरण में जिसमें रहते हैं, उस वातावरण के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी जो है गैसेस हैं। उन गैसेस में से सिर्फ ऑक्सीजन है जो जो है आपके काम की है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप एक्सहेल करते हैं, यानी शरीर से बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। सो आपके वाइटल ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम जो है वो लंग्स करता है। सेकंड, जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो लंग्स का रहता है, जो एक्सहेल आप करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, आपके शरीर में जो बैक्टीरियाज हैं, और आपके शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एक्सहेल करने का यानी शरीर से बाहर निकालने का काम भी किसका होता है, लंग्स का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका ब्रेन या फिर जितने भी वाइटल ऑर्गन है, जैसे आपका हार्ट है, ठीक है, आपकी स्किन है, आपका लीवर है, आपका किडनी है, इन वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करना और इनके फंक्शन में मदद करना भी हमारे लंग्स का एक इंपॉर्टेंट टास्क है। जैसे अगर आप देखें, आप कभी ऊंचाई वाली जगह पे जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है,
तो बहुत सारे लोगों को बेहोशी, चक्कर या नींद आने लगती है। तो ऑक्सीजन की कमी आपके ब्रेन को एक डेड स्टेट पर लेकर जा सकती है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं आए तो हम ब्रेन डेड हो सकते हैं, भले ही आपका लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन फ्लो नहीं है तो ऑक्सीजन फ्लो ना मिलने की वजह से सबसे पहले हमारा ब्रेन जो है वो इफेक्ट होता है। तो ऑक्सीजन इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम करता है। सेकंड, हमारे सेल्स यानी जो कोशिकाएं हैं उनको भी जीवित रखने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है। और इसीलिए चाहे कोई पेशेंट किसी सेल रिलेटेड डिजीज से अफेक्टेड है, या लीवर रिलेटेड डिजीज से अफेक्टेड है, किडनी रिलेटेड डिजीज से अफेक्टेड है, हार्ट रिलेटेड डिजीज से अफेक्टेड है, या फिर इवन कैंसर जैसी डिजीज से भी अफेक्टेड है, तो उनको भी वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक, या आप कह सकते हैं कि योगा सजेस्ट किया जाता है, प्राणायाम सजेस्ट किया जाता है, सूर्य नमस्कार सजेस्ट किया जाता है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फ्लो बढ़ सके। ऑक्सीजन फ्लो बढ़ने से हमारे कई तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में डेवलप होते हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल भी अच्छा रखने के लिए, स्टेमिना अच्छा रखने के लिए और फिजिकल परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, चाहे आप एथलीट हैं चाहे आप स्विमर हैं, तो आपका स्टेमिना बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए भी आपकी बॉडी ऑक्सीजन को कितनी अच्छी तरह से इनहेल कर पाती है, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर भी काम करता है। नेक्स्ट, आपका लंग्स आपके लिए एक डिफेंस सिस्टम के तौर पे भी काम करते हैं, क्योंकि वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस आपके शरीर के अंदर आकर आपकी बॉडी को बीमार ना कर पाए, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लंग्स। तो चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, वायरल फीवर हो, या फिर कोरोना हो, वातावरण में फैला हुआ किसी तरह का भी वायरस, बैक्टीरिया आपकी बॉडी को हार्म ना कर पाए और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहे, इसका भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो आपके लंग्स के पास आता है। तो लंग्स एक इंपॉर्टेंट इंजन है जो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। और अभी हमने जाना कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, इवन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए भी हमें जो है इन गैसेस को एक्सहेल करना पड़ता है। उसके लिए भी हमारे लंग्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी लंग्स की ब्रीथिंग कैपेसिटी कैसी है, आपके लंग्स कितनी ऑक्सीजन जो है अपने लंग्स में आप भर पाते हैं, वो भी आपके स्टेमिना को डिसाइड करता है। तो इसके लिए सिंपल एक लंग टेस्ट होता है, वो आप ले सकते हैं, या एक मशीन आती है जो अभी हमने वेलोरा में इंट्रोड्यूस की है, स्पायरोमीटर के नाम से। स्पायरोमीटर एक ऐसी मशीन होती है जिससे आप अपनी लंग की कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। और आपके लंग की कैपेसिटी अच्छी होगी तो अस्थमा, एलर्जी और कई पॉल्यूशन, स्मोक, पैसिव स्मोकिंग और कई तरह की वातावरण में मौजूद वायरस, बैक्टीरिया, इन इन सब से भी आप बचाव कर सकते हैं। तो जनरली इस तरह के जो स्पायरोमीटर एक इक्विपमेंट आती है जिससे आप अपनी लंग की कैपेसिटी को मेजर करते हैं, और आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है, आप अपने फेफड़ों में कितनी हवा भर पाते हैं, कितनी ऑक्सीजन इनटेक कर पाते हैं, उसको आप मेजर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब आज के दौर में अगर हम बात करें तो आज ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है। तो अगर हम देखें, जिस तरह से हम अब जिस लाइफस्टाइल में जा रहे हैं, जहां पर पेड़ कम होते जा रहे हैं, जहां पर इंडस्ट्रियल और एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसमें कई तरह के बैड एलिमेंट्स
और आप कह सकते हैं कि जैसे PM2.5 है, हो गया, PM10 हो गया, इस तरह के पार्टिकल्स वातावरण में मौजूद रहते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कई तरह के वायरल इन्फेक्शन भी आपको अफेक्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, तो आज अगर हम किसी भी मेट्रो सिटी की बात करें, तो तकरीबन 5 से 10 सिगरेट के बराबर का धुआं एज ए पैसिव स्मोकिंग आप इनहेल कर रहे हैं। आप चाहे स्मोकिंग करते हो या ना करते हो, और चाहे आपके फैमिली में भी कोई स्मोकिंग ना करता हो, लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं घर से, तो आप PM2.5, PM10 और इवन बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो हमारे वातावरण में मौजूद होते हैं, उनको हम इनहेल करते हैं, जो धीरे धीरे हमारे लंग्स को डैमेज करने का काम करते हैं। ठीक है, वो स्मोक हो सकता है, इंडस्ट्रियल स्मोक हो सकता है, वो आपके सिगरेट का स्मोक हो सकता है, और वो कई तरह का डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, जहां पर बहुत जगह पे काम चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर माइनिंग होती है। अगर आप राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर मार्बल की माइनिंग की जाती है। तो मार्बल का जो डस्ट निकलता है वो भी हमें नुकसान पहुंचाता है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कोल माइनिंग की जाती है, तो कोल माइनिंग भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर नदी में से रेत निकाला जाता है, तो वहां पर भी वो जो माइनिंग की जाती है, ठीक है, रॉक माइनिंग की जाती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे आप अगर दिल्ली NCR में बात करेंगे, तो अरावली हिल्स हैं, अरावली हिल्स में पत्थर निकाला जाता है। ठीक है, और अगर आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ मार्बल माइनिंग की जाती है, मार्बल निकाला जाता है। उसी तरह से अगर आप झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस तरह के स्टेट देखें, तो वहाँ पे अलॉय माइनिंग होती है। कॉपर अलॉयज जो है फैक्ट्रीज में बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप देखते हैं कोल माइनिंग होती है। तो ऐसे बहुत सारे टारगेटेड सिटीज हैं जहां पर आप अपने लिए एक बहुत अच्छा कंज्यूमर बेस बना सकते हैं, अगर आप प्रॉपर इसको जानते होंगे तो। सेकंड, अगर हम बात करें, तो इंटरनल लाइफस्टाइल के अंदर भी कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन इनटेक को कम करता है। उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है। और साथ साथ में जो वातावरण का एक्सपोजर है, जैसे स्मोक है, चाहे अगर किसी के घर में चूल्हे पे खाना बन रहा है, किचन में बहुत ज्यादा आपका ऑयल यूज होता है, और बहुत ज्यादा ऑयल फूड बनता है, तो वो भी आपकी फैमिली में लेडीज जो हैं वो इनहेल कर रही हैं, या जो भी खाना बनाता है वो इनहेल कर रहा है। उसके बाद डस्ट पॉल्यूशन है, ठीक है, डस्ट एलर्जी के रूप में वो निकल कर आता है। उसके बाद डायरेक्ट डैमेज की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे लोग आज यूथ की अगर आप बात करें, तो अब अंकल लोगों को आप स्मोकिंग के लिए बोलें वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, NCR, लखनऊ, कोई भी कैपिटल सिटी की बात कर लीजिए, कोलकाता की बात कर लीजिए, मुंबई की बात कर लीजिए, किसी भी बड़े शहर की अगर आप बात करें, तो वहां पे आप देखेंगे 20 साल से लेके 35 ईयर्स, 20 से 35 साल के बीच के जो युवा हैं, वो स्मोकिंग की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। इसका कारण मूवीज हो सकती हैं, इसका कारण स्ट्रेस भी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्मोकिंग करने से मैं स्ट्रेस अपनी कम कर रहा हूं, मतलब मल्टीपल रीजन होती हैं। हर स्मोकिंग करने वाले इंसान से आप पूछेंगे तो वो आपको एक कारण दे देगा कि मैं इसलिए सिगरेट पीता हूं। कोई कूल लगने के लिए सिगरेट पी रहा है, कोई गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए सिगरेट पी रहा है। और आज गर्ल्स सिगरेट पी रही हैं कॉरपोरेट के अंदर, अगर आप देखेंगे तो बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, NCR, गुड़गांव, नोएडा, आप बड़े किसी भी कोलकाता जैसे शहर में जाएंगे तो आपको वहां पर यंग 23-24 साल की लड़कियां सिगरेट पीते हुए नजर आ जाएंगी। तो यहाँ पर अपने आप को अपडेटेड दिखाना भी बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग का एक जो है स्मोकिंग की तरफ अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे लोगों के अंदर जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, उनको लगता है कि स्मोकिंग करके वो अपने स्ट्रेस को रिलीव कर रहे हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी यंग गर्ल्स
कंसीव नहीं कर पाती हैं, इनफर्टाइल हो जाती हैं। बहुत सारे यंग बॉयज और एडल्ट मेल्स होते हैं जिनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं, लंग इन्फेक्शंस आ जाते हैं, लंग पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और हमारे आसपास के जो युवा लोग हैं, जो जेंजी जनरेशन है, वो अब स्मोकिंग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, और एक सॉल्यूशन आप उन्हें दे सकते हैं। तो डायरेक्ट स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग भी एक एस्पेक्ट है। अगर आपके घर में कोई भी स्मोकिंग करता है, तो वो अगर घर में सिगरेट पी रहे हैं, तो वो सिगरेट का धुआं आपको पैसिव स्मोकिंग की तौर पर आप भी इनहेल कर रहे हैं। अगर आपका कोई रूम पार्टनर ऐसा है, मान लीजिए आप, जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हैं और आप किसी ऐसे लीडर के साथ रूम शेयर कर रहे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो अगर वो दिन में सिगरेट पी रहे हैं, तो उतना ही सिगरेट आपने भी पी है उनके साथ, सिर्फ रूम शेयर कर कर। तो जिसको एक पैसिव स्मोकिंग का नाम दिया जाता है, और ये एक्चुअली में होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और उसके अलावा आप देखेंगे कि साइनस और इस तरह के कई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, डस्ट एलर्जी, अस्थमा बहुत ज्यादा यंग एज में भी देखने को मिल रहे हैं। और ये एक आज अलार्मिंग सिग्नल है, और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने आसपास अगर आप ऐसे लोगों को ढूंढ पा रहे हैं, तो आपके पास डेजॉय में वो प्रोडक्ट हैं जिसको आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा कंज्यूमर बेस बिल्डअप कर सकते हैं। सो अब अगर हम बात करें तो कैसे इस चीज को हम देख सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में जरूरी नहीं है कि आपको लंग इन्फेक्शन के रूप में ही नजर आए। शुरुआत में ये आपको फैटिक यानी कमजोरी और लो एनर्जी के रूप में भी नजर आ सकता है। ये आपको हेडेक के रूप में भी नजर आता है, सर दर्द होना भी आपका वातावरण के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल पाने का एक रीजन बनता है। अगर आप में से कोई दिल्ली एनसीआर रहता है, जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, तो जब सर्दी का मौसम आता है और अगर आप कभी ऐसे स्मोगी वेदर में बाहर जाएं जब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, 500 के आसपास आपका दिल्ली में पॉल्यूशन जा रहा है, तो आप 1 से 2 घंटे अगर आप उस पॉल्यूशन वाले वातावरण में रहेंगे, आपका हेडेक होने लगेगा, सर दर्द होने लगेगा, और आपकी आंखों में दर्द होने लग जाएगा। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे आपको नजर आता है। देन नेक्स्ट जो सिम्टम नजर आता है वो आपके थ्रोट पे नजर आता है, गले पे नजर आता है, जहां पे आपको गले में दर्द होना, या आपके यहाँ पर आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं यहाँ पर सूजन आ जाना। ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक कह लीजिए, या नुकसान होने का एक अलार्म आपके लिए आता है। ठीक है। और आपके टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आती है, तो ये आपको जो है टाइफाइड की तरफ लेके जा सकता है, फीवर की तरफ लेके जा सकता है। और टॉन्सिल्स में स्वेलिंग है, इसको देखने का एक सिंपल जो एक आप कह लीजिए कि एक टेस्ट होता है कि टॉन्सिल्स में स्वेलिंग है, वो देखना चाहते हैं, तो आप अगर अपना स्लाइवा जो मुंह में थूक होता है उसको अंदर लेने की कोशिश करेंगे तो भी आपको दर्द होगा। तो ये एक सिंपल टेस्ट होता है। अगर किसी को टॉन्सिल्स में स्वेलिंग है, इन्फेक्शन हुआ है पॉल्यूशन की वजह से, या सर्दी खांसी जुकाम की वजह से, या फिर ठंडा पानी पीने की वजह से, किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से अगर आपके टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आती है, ठीक है, तो आपको ड्राई कफ हो सकता है, यानी बिना बलगम वाली खांसी हो सकती है। और अल्टीमेटली आप उसको टेस्ट कर सकते हैं थ्रोट इन्फेक्शन को अपने स्लाइवा को अंदर लेकर। ठीक है। तो जैसे स्लाइवा को आप इनटेक करने की कोशिश करेंगे, तो आपको अगर दर्द हो रहा है तो मतलब आपको जो है थ्रोट इन्फेक्शन है, उसमें डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको बार बार ये प्रॉब्लम आती है, तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन की डोज भी देंगे। तो ये आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स तक लेके जाता है, कई बार ड्राई कफ की तरफ लेके जाता है, कई बार आपको जो है ड्राई कफ की जगह पे वेट कफ होता है, जिसमें आपको बार बार खांसी के साथ साथ बलगम भी आता है। और वो आपको कई बार सांस लेने पे विसल बजना, ठीक है, और रात के समय पर खराटे आना भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉपर ना होने की तरफ इशारा
करता है। देन आपके चेस्ट कंजेशन और लंग्स से भी इस चीज को पता लगता है। सांस बहुत जल्दी फूल जाना, ठीक है, साथ में आपके चेस्ट में बहुत ज्यादा दबाव पड़ना, यहां पर दर्द होना, और डिस्कम्फर्ट होना यानी बहुत अनईजी फील होना भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे असर होने की तरफ इशारा करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बार बार आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाना, जिसमें आपको थ्रॉट इन्फेक्शन होना, लंग इन्फेक्शन हो जाना, आपके चेस्ट में बहुत ज्यादा कफ भर जाना, आपके बैक में यहां पर पेन होना भी आपको चेस्ट और लंग रिलेटेड इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। और जिसमें बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है तो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के रूप में, जहां पर ये कन्वर्ट हो सकता है, जहां पर आपके खांसने पे आपको ब्लीडिंग होती है और खांसने पे खून आता है, तो ये आपके लंग में बहुत सीवियर इन्फेक्शन को दर्शाता है। और कई बार जो है स्मोकिंग की वजह से, टार भरने की वजह से भी, और लंग कैंसर में भी आपको खांसी पर खून आता है, ठीक है। तो अगर आपको खांसने पे खून आ रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि आपके लंग्स जो हैं वो किसी ना किसी सीवियर कॉम्प्लिकेशन की प्रॉब्लम में आ चुके हैं, जिसमें हो सकता है वो टीबी हो सकता है वो लंग कैंसर वो हो सकता है लंग सोराइसिस हो, और और भी कई तरह के इन्फेक्शन की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये सीवियर सिम्टम होता है जिससे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो सेशन आपको क्लियर हो पा रहा है? कितने लोग हैं जिन्हें सेशन समझ में आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं कि जो अभी हमने सिम्टम्स की बात करी और लंग हेल्थ की बात करी कि लंग क्या क्या करता है, ये ये कितने लोगों को क्लियर हो पाया? क्योंकि अभी हमने दो चीजों पे बात करी है। पहला, लंग्स क्या करते हैं, लंग्स का जो सिस्टम है, फंक्शन है, वो क्या है। और सेकंड हमने बात करी है कि लंग की प्रॉब्लम हो रही है, वो कैसे पता लगेगा, ठीक है। वो शुरुआत में आपको सरदर्द के रूप में, आंखों में जलन के रूप में, पॉल्यूशन की वजह से आ सकता है। वो आपके थ्रोट इन्फेक्शन की तरफ से आ सकता है, एयरवेज की तरफ से आ सकता है, और वो आपके फिर चेस्ट की तरफ से आ सकता है, बार बार रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम होने की तरफ से आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है फिर आपको अगर ब्लीडिंग होने लग जाए तो ये आपको बहुत ही सीवियर लंग इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है, तो जिसपे हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए विदाउट एनी डिले। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर इसी चीज को अगर हम समझ के चलें तो ये अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है। जर्नली देखा जाता है कि एक एज के बाद जो है बुजुर्ग लोग जो होते हैं, यानी 50, 55 प्लस या 60 इयर्स की एज आने के बाद ब्रेथलेसनेस बहुत सारे लोगों में नजर आती, यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें सांस फूलना, प्रॉपर सांस ना ले पाना, ऐसी प्रॉब्लम्स ज्यादा देखी जाती हैं। सेकेंडली, जिनमें ये जेनेटिक होता है, पिताजी को अगर ऐसी प्रॉब्लम रही है तो आपको होने के चांस है, मम्मी को ऐसी प्रॉब्लम रही है तो आपको होने के चांस है, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की रही है तो आपको पहले से ही इसका ध्यान रखना चाहिए, और प्राणायाम के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू, और प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह कर कर भी आप अपनी लंग्स की ऑक्सीजन इनटेक को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने बात करी थी, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से भी ऐसा होता है, जिसमें आपका अगर वर्किंग स्टाइल जो है, वर्क लाइफ स्टाइल जो है वो सिडेंट्री है, बैठकर काम करना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, आप 5,000 कदम 10,000 कदम भी दिन में नहीं चलते हैं, तो आपका ऑक्सीजन इनटेक प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। जिम जाने का आपको टाइम नहीं मिलता, वॉकिंग आप करते नहीं है, तो ऑक्सीजन इनटेक अच्छा नहीं होगा। तो प्राणायाम हम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन इनटेक अपना अच्छा करें, जिससे हमारी लंग्स की ऑक्सीजन को इनटेक करने की और एक्सहेल करने की कैपेसिटी इंप्रूव हो, ठीक है। सांस रोक कितने सेकंड तक आप रोक पाते हैं, इससे भी आपकी लंग कैपेसिटी का पता लगता है। तो अगर आप वॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं,
ऑफिस वर्क होता है, तो आप ऑफिस में रहकर ही अपनी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो स्लाइड में दिखाऊंगा। अभी आज थोड़ा सा मेरे से वो मिस हो गया, मुझे याद नहीं रहा। अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट टाइम वो दिखाऊंगा भी, कि हम आप ट्रेनिंग के साथ साथ वो प्रैक्टिस करते कि कितने समय तक हम अपनी सांस को रोक सकते हैं। तो अगर आप अपनी सांस को 1 मिनट तक रोक सकते हैं तो आपकी लंग कैपेसिटी को अच्छा माना जाता है। 45 सेकेंड जो है वो गुड कैपेसिटी में आता है। 30 सेकेंड्स जो है वो एवरेज कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप 15 सेकेंड अपनी सांस रोक सकते हैं तो आप पुअर कैटेगरी के अंदर जाते हैं। तो कम से कम 1 मिनट अगर आप बोलें तो आपको अपनी लंग कैपेसिटी 1 मिनट तक की रखनी चाहिए। यानी अगर ऐसे, अगर मैं ऐसे पूरी अपनी सांस भरूं ऐसे करके, तो मैं 1 मिनट तक अगर अपनी सांस को रोक सकता हूं तो मेरी लंग की कैपेसिटी अच्छी है। तो वो अगर आप ऑफिस में होते हैं या आप ट्रैवलिंग में होते हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये ब्रीथिंग प्रैक्टिस जो है, आप लंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने की प्रैक्टिस कहीं पर भी ये कर सकते हैं। अगर आप वॉक नहीं कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप ये चीज जरूर आपको करनी चाहिए। देन अगर आपको पहले से ही कोई लंग इन्फेक्शन है, निमोनिया हुआ था बचपन में, तो वो निमोनिया आपके लंग्स को जो है कहीं ना कहीं वीक करता है, और आपको फ्यूचर में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को अस्थमा या डस्ट एलर्जी, साइनस, नाक से हमेशा पानी बहते रहना जो साइनस की समस्या रहती है, या किसी भी तरह की लंग प्रॉब्लम रही है, या आपने स्मोकिंग की है कुछ साल या अभी भी कर रहे हैं, तो आपको लंग प्रॉब्लम होने के चांसेस किसी भी आम इंसान की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, प्लस अगर आप ओवरवेट हैं तो उसके अंदर भी आपको लंग्स प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या आप ओवरवेट हैं तो भी ये प्रॉब्लम होने का चांसेस कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मैंने आपको बताया, ये स्मोकर अगर आप हैं या आप तंबाकू खाते हैं, ठीक है, तो टोबैको इंटेक भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, और साथ साथ में आपको माउथ कैंसर तक की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इसीलिए किसी भी तरह का टोबैको इंटेक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं खैनी खाता हूं पर मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं, और बहुत सारे लोग कहते हैं, पता नहीं अलग अलग तर्क देने वाले। मतलब मैं तो कई जगह पे ट्रैवल किया, गांव वगैरह में भी कैंप्स करे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं तो जो है अच्छे वाले पत्ते की बीड़ी पीता हूँ, बीड़ी बेटर होती है। कोई स्मोकिंग करने वाला कहता है कि सर इसमें फिल्टर लगा होता है तो ये बीड़ी से बेटर होती है। कोई कहता है कि मैं तो सिगरेट वगैरह बीड़ी वगैरह नहीं पीता हूँ, मैं तो जो है पाइप पीता हूँ, ई सिगरेट पीता हूँ। मतलब हर किसी के पास अपने आप के अपने काम को, अपनी गंदी आदत को जस्टिफाई करने का बहाना रहता है। लेकिन चाहे वो ई सिगरेट हो, चाहे वो फिल्टर वाली सिगरेट हो, और चाहे कोई ये बोले कि सर मैं 50 रुपए वाली सिगरेट पीता हूं, तो ये इससे कुछ, मतलब मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो कहते हैं मैं 10 रुपए वाली आम सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं तो बढ़िया वाली पीता हूं, 50 रुपए वाली पीता हूं। तो आप चाहे 1 लाख रुपए वाली दारू की बोतल पर पिए, चाहे आप 100 रुपए वाला ठर्रा पिए, वो आपके लंग्स को अफेक्ट करता ही है। और वैसे ही आप चाहे सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, या टोबैको इंटेक करें, और इवन पैसिव स्मोकर अगर आप हैं, यानी आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है, तो वो भी आपको अफेक्ट करता है। तो ये आपको, लोगों को जब तक आप टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, तब तक आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई सिगरेट पीता है, जब तक आप उन्हें टोकेंगे नहीं, बार बार रोकेंगे नहीं, तब तक वो आदत नहीं बदलने वाली। तो अगर आप अपने फैमिली में फ्रेंड्स की केयर करते हैं तो आपको उनको सॉल्यूशन यानी डेजॉय की तरफ लेकर आना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर आता है कि अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये कैसे काम करता है, यानी जो हमारा ऑक्सीजन या रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर आप देखें तो नंबर 1 आपको नजर आ रहा होगा, ये नंबर 1 आपको नजर आ रहा होगा, इसको कहते हैं अपर ट्रैक्ट। ठीक है, अपर ट्रैक्ट में आपका गला आ जाता है और आपका ये ट्रेचिया आ जाता है, जो आपकी विंड पाइप और फूड पाइप के पास
आपको नजर आता है। ठीक है, तो जर्नली हम क्या देखते हैं कि यहां पर जब इन्फेक्शन होता है तो आपको कफ हो जाना, खांसी हो जाना, ठीक है, कोल्ड हो जाना, ठीक है, और साथ में आपको बलगम वगैरह हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स नजर में आती हैं जो जनरली कफ सिरप या आपकी बहुत सारी आयुर्वेदिक कफ सिरप आती है, या आप जनरली बहुत सारी अलग अलग दवाई वगैरह इनटेक कर कर भी आप ये थ्रोट इन्फेक्शन जो यहाँ आपके गले में है इससे आप रिलीव पा सकते हैं। सेकंड जो आता है वो आता है आपके मिड ट्रैक्ट। यहां अगर आप देखें जहां पे आपके एयरवेज आते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, मेरा माउस कर्सर आपको नजर आ रहा है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं। ये जो मिड ट्रैक्ट है जहां पे एयरवेज आ जाता है और ब्रोंकाइलेस आ जाता है आपका, तो यहां पर आपका ये एयरवेज है, ये एयरवेज होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और यहां पर आपके ये ब्रोंकाइल्स होते हैं जो बेसिकली अगर आप बोलें तो जैसे गुब्बारे में हवा भरती है इस तरह से ये आपके ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और जब ये फेफड़े खुलते हैं तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल करने का काम करते हैं। तो जनरली यहां पर जब आप देखते हैं तो चेस्ट कंजेशन हो जाना या किसी तरह की एलर्जी हो जाना, और साथ साथ में ब्रोंकाइटिस यानी बलगम भर जाना, आपके फेफड़ों में बलगम भर जाना, ये अगर आपको बहुत ज्यादा बलगम वाली खांसी रहती है और आगे जाकर जो फिर टीबी की तरफ भी जा सकती है, वो आपको यहां पर ब्रोंकाइलिस पर अटैक करता है। तो जनरली इसके अंदर आप जो है कई तरह के हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे कौन से प्रोडक्ट यहां पर काम करते हैं। तीसरा आता है आपके टिश्यूज। टिश्यूज की बात करें तो जो आपके स्मोक आप ले रहे हैं, जो आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो जो स्मोकिंग करता है बोल रहा है मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपके लंग्स के टिश्यूज को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है। तो किसी को 6 साल लगते हैं, किसी को 15 साल लगते हैं, किसी को 20-25 साल भी लगते हैं, लेकिन आपके लंग्स इफेक्ट होते हैं, आपके लंग्स जो है खराब हो रहे होते हैं। तो इसमें जर्नली स्मोकिंग की वजह से या टीबी की वजह से आप देखते हैं, या लंग कैंसर के रूप में आपके लंग्स के सेल्स अफेक्ट होना शुरू होते हैं, और जिसमें जर्नली जो है इन्फ्लेमेशन, सूजन आना, ठीक है, या हम कहते हैं आम भाषा में अगर आपने सुना हो लंग्स में पानी भर गया इसलिए डेथ हो गई, तो वो एक लंग इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर आपके लंग्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो आम भाषा में हम कहते हैं उसके लंग्स में पानी भर गया इसलिए डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। तो लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन के रूप में काम करते हैं, और यहां पर जनरली जो है हम कई तरह के अपने प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, इसको भी रिलीव करने के लिए हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेजॉय में वो प्रोडक्ट हैं जो इस स्टेज पर यानी लंग कैंसर वाली स्टेज पर भी आप रिलीव यानी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको ब्लड स्ट्रीम तक भी लेके जाती है। यानी फोर्थ अगर आप देखें तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आपका जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड स्ट्रीम यानी खून के जरिए आपके सारे शरीर में जाता है। क्योंकि मेरे अगर ब्रेन के सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो लंग्स ब्रेन तक कैसे पहुंचेंगे? तो लंग्स पहुंचाते हैं खून में ऑक्सीजन, और खून पहुंचता है दिमाग में, और दिमाग में जब खून पहुंचा तो उसके जरिए क्या पहुंचता है, दिमाग के सेल्स को मिलती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो फोर्थ जो प्रॉब्लम हम देखते हैं वो होती है आपके ब्लड स्ट्रीम से जुड़ी हुई, जिसमें आपके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाई। ठीक है, उसके बाद आप जनरली देखते हैं कि कोई ब्लड क्लॉटिंग हो गई, ठीक है, या ज्यादा सीवियर हुआ तो ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, ब्रेन डेड भी हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है हम देखते हैं, 4 तरह से पूरा ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। पहला सिस्टम वो है जहां पे आपका ये थ्रोट आ जाता है, गला आ जाता है, जहां पे आपके टॉन्सिल्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाता है आपके एयरवेज। ठीक है,
जो ऑक्सीजन को अलग करते हैं। थर्ड आता है आपके डीप टिश्यूज, जो आपके फेफड़े हैं वो प्रॉपर एक्सपेंड कर रहे हैं और डी एक्सपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ऐसे करके सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को अंदर भरते हैं, और जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो फेफड़े सिकुड़ते हैं। तो ये फंक्शन जो है आपका थर्ड यानी डीप टिश्यू फंक्शन के अंदर आता है। तो ये वाला चीज समझ में आया? मैं आगे चलूं? जितने भी लोग अभी सेशन में हैं, ये वाला चार जो चीजें हैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये क्लियर हो पाई हैं? चलिए, तो आगे हम बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन सी बीमारियां लंग से जुड़ी हुई हम देखते हैं। इसी को थोड़ा सा हम और प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि आप इसको और प्रॉपर वे से समझ पाएंगे। अब पहली चीज जो है, जो हमने बात करी थी, वो आपका पहली जो डिजीज आती है जनरली जो हम देखते हैं वो आपके एयरवेज, हमने जो बात करी थी अभी यहां पर एयरवेज की, थ्रोट की, वो डिजीज आती है। ठीक है, तो एयरवेज वाली डिजीज जो होती हैं जिसमें आपकी एबिलिटी जो है अंदर और बाहर सांस लेने में दिक्कत आपको आती है, वो एयरवेज वाली आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, आपकी जो सांस की नली है, वो अगर इस तरह की हो जाती है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस तरह से आपका ऑक्सीजन इनटेक अफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो सीओपीडी होती है, वो भी एक क्रॉनिक कंडीशन है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि आपका ब्रोंकाइटिस और आपकी जो फेफड़े हैं वो प्रॉपरली एक्सपेंड और डी एक्सपेंड नहीं हो पा रहे हैं। तो ये आपकी एयरवेज से जुड़ी हुई डिजीज आ जाती है। उसके बाद सेकंड जो हमने बात करी थी टिश्यूज वाली डिजीज, यहां अगर आप देखेंगे तो आपके प्रिलिमिनरी फाइब्रोसिस, ठीक है, जिसको हम, जो आपको मैंने बताया था, जिसमें लंग्स सोराइसिस भी जिसको कहते हैं, और जो आगे चल के लंग कैंसर के रूप में भी तब्दील हो सकता है, जिसमें फाइब्रॉइड्स बन जाना जो है आपको धीरे धीरे आपके पूरे के पूरे टिश्यूज को धीरे धीरे डैमेज करता जाता है। तो एक ये तरह की प्रॉब्लम्स नजर आती हैं जिसमें आपके लंग टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, और वो आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स, टीबी या फिर लंग कैंसर की तरफ भी ले जाते हैं। फिर थर्ड जो हमने बात करी थी जो था लंग सर्कुलेशन। लंग सर्कुलेशन यानी ऑक्सीजन हम प्रॉपर नहीं ले पा रहे, तो हमारे ब्लड स्ट्रीम तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। वो अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन डेड हो सकता है। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, या फिर आपको उसमें हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बीपी बढ़ना, ठीक है, चक्कर आ जाना, और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें आती हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो हम जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम चार तरह के सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं, यानी थेरेपी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम को ठीक करने जाएंगे तो हमें थेरेपी बनानी पड़ती है, ना कि एक प्रोडक्ट काम करेगा। एक प्रोडक्ट एक ऑर्गन पे काम करेगा डेफिनेटली, लेकिन उसको पूरा ठीक करने के लिए मुझे क्या चाहिए? उसको पूरा ठीक करने के लिए मुझे एक थेरेपी चाहिए। तो वो थेरेपी कुछ ऐसा नजर आती है। पहला चीज मुझे क्या चाहिए? मुझे एक प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो प्राइमरीली लंग्स के फंक्शन को ठीक करे, यानी जिसे हम हेल्थ सप्लीमेंट भी कहते हैं। तो हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में हम कौन से प्रोडक्ट को जानते हैं? अष्टप्राश, और अष्टप्राश अगर आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो एनएस्थील टेबलेट। तो ये दो प्रोडक्ट आपके ऐसे हो गए जो आपके प्राइमरी लंग सपोर्ट यानी हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में देखे जाते हैं। सेकंड आपका आता है इम्यूनिटी और डिटॉक्स को लेकर, या फिर सेल रेजुविनेशन को लेकर। सेल्स की हेल्थ इंप्रूव करनी है, लंग्स के सेल्स को ठीक करना है, लंग्स में सूजन आई है, लंग्स में पानी भर गया है, लंग्स में इंफेक्शन हुआ है, टीबी हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, उसको ठीक करना है। तो उसके लिए अष्टप्राश या एनेस्थील के साथ आपको एक स्पेशल प्रोडक्ट चाहिएगा जो आपके सेल्स पर काम करता हो। तो दोस्तों वो प्रोडक्ट आपका है गोल्डन एलिक्सर। ठीक है,
गोल्डन एलिक्सर आप दे सकते हैं जो प्रॉपरली आपके सेल्स पे ही काम करने के लिए बना है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन अगर है उसके लिए भी गोल्डन एलिक्सर बेहतरीन काम करता है। और अगर ये प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो आप ओमेगा दे सकते हैं, यानी आप सिबकथ्रॉन जूस दे सकते हैं आपके लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए, ताकि लंग्स के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करा जा सके। और सिबकथ्रॉन जूस या रिच बेरी जूस आप दे सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे, लंग्स को साफ करेंगे और इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। तो कौन कौन से प्रोडक्ट, गोल्डन एलिक्सर अगर आप दे पाए तो बहुत है, बेहतरीन है। अदरवाइज आप सिबकथ्रॉन जूस दे सकते हैं, और वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप रिच बेरी जूस दे सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट जो आता है जो आपके लंग्स के लिए बहुत इफेक्टिव काम करता है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है और आपको न्यूट्रिशन भी देता है, वो है सुपर फूड कैप्सूल। सुपर फूड कैप्सूल जो है उसके अंदर आपको कोएंजाइम Q10 मिलता है, लाइकोपिन मिलता है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करते हैं, ऑक्सीजन फ्लो भी आपकी बॉडी में इंप्रूव करने का काम करते हैं, साथ साथ में आपके लंग्स के सेल्स को इंप्रूव करने में भी ये एल्कलाइन बनाने में मदद करते हैं। क्योंकि जो आपका सुपर फूड कैप्सूल है, अगर आप याद करें तो वो उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट एल्कलाइन ब्लेंड भी मिलता है। तो ये आपके लंग्स को एल्कलाइन बनाने में मदद करता है सुपर फूड कैप्सूल। एंड देन अगर आपको रेस्पिरेटरी रिलीफ चाहिए, यानी अगर आपको खांसी हो रही है, ठीक है, इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, या फिर आपको टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो रही है, तो आप तुलसी और एस्थील कफ सिरप भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं हमारे जो एक पिलर के रूप में काम करते हैं। देखिए, इंस्टेंट मुझे खांसी आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए मैं कफ सिरप को यूज कर सकता हूं, तुलसी ड्रॉप्स गर्म पानी के साथ ले सकता हूं, गोल्डन एलिक्सर गर्म पानी के साथ गरारे कर सकता हूं। अगर आप गोल्डन एलिक्सर से गरारे करते हैं, गार्गल करते हैं, तो वो आपको बहुत रिलीफ देता है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स में मल्टीपल प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो बेसिकली आप यूज करते हैं, किसके लिए, आपके लंग और रेस्पिरेटरी हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को लेकर। ठीक है, अब इसको अगर हम समझने जाएंगे तो क्यों ये प्रोडक्ट, तो आप इस हर प्रोडक्ट का मैं आपको फंक्शन बताता हूं कि ये प्रोडक्ट आपको लंग में क्या फायदा करेगा, तो आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ पाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अष्टप्राश की। अष्टप्राश तो वैसे ही हेल्थ सप्लीमेंट है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपको प्राश फॉर्म में मिलता है, पेस्ट, इंग्लिश में कहें तो पेस्ट, और हिंदी में हम प्राश कहते हैं। इसकी वजह से ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर टिक पाता है। टिक पाता है तो ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन और या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पर बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आपको देता है। ठीक है, तो ये आपकी एक तो रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी बढ़ाता है, कोल्ड कफ ब्रीथिंग इश्यू, ब्रेथलेसनेस, रात में नींद टूट जाना, सांस ना आना, ब्रेथलेसनेस हो जाना, इवन खराटे आना, ठीक है, या आपके लंग और आपके थ्रोट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, टार भरा हुआ है, आपने स्मोकिंग करके टार भर लिया अपने लंग्स में, ठीक है, या किसी भी तरह का लंग इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस जैसी प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम में अष्टप्राश बहुत इफेक्टिव आपको रिजल्ट देता है। इसको आपको सुबह ब्रेकफास्ट के बाद एक बड़ी चम्मच लेना है, यानी 10 से 15 ग्राम लेना है, और रात को सोने से पहले 10 से 15 ग्राम आपको ये लेना है। और इसको लेने के बाद कुछ खाना नहीं, ताकि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अच्छे से काम कर पाए। इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं, आधा चम्मच, यानी तकरीबन 5 से 7 ग्राम। ये बच्चों को भी दिया जा सकता है, निमोनिया में भी दिया जा सकता है, सर्दी खांसी जुकाम बच्चों का है उसमें भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके लंग्स की क्लींजिंग करता है, डिटॉक्स करता है, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, स्मोक जो हम देखते हैं अभी सर्दियों के मौसम में, ठीक है, अभी जो अभी बारिश का जब मौसम आएगा तब भी वातावरण ठंडा होता है, और वातावरण ठंडा होने पे आपके जो इन्फेक्शन है, लंग इन्फेक्शन, वो बढ़ जाते हैं बारिश के मौसम में।
आप देखेंगे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको अस्थमा की शिकायत बढ़ जाती है, वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर, ये सब बढ़ जाता है, क्योंकि वातावरण जब ठंडा होगा तो कोई भी बैक्टीरिया है वो वातावरण में नीचे रहेगा और हम उससे अंदर ले लेते हैं। तो ये आपको फायदा करता है, आपकी ब्रीथिंग को बेटर करने का काम करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन को इंप्रूव करता है, एयर फ्लो बढ़ाता है, साथ साथ में सीजनल डिस्कम्फर्ट, जो मौसम में बदलाव आने की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी ये फायदा आपको करता है। अब एनेस्थील कहाँ यूज करना है? अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है जो अष्टप्राश यूज नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें आपका शहद है, ठीक है, हनी है, तो आप उन्हें एनेस्थील टेबलेट दे सकते हैं। एनेस्थील टेबलेट भी आपको रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट और हेडेक, फीवर, थ्रोट इरिटेशन वगैरह जो रहती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से, उसमें आपको रिलीफ देता है। इसमें दो दो टेबलेट दिन में 2 बार आपको कंज्यूम करनी है। खाना खाने के बाद आप इसको दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। ये चेस्ट कंजेशन में मदद करता है, ठीक है, आपके लंग्स में जो तार भर गया है या बलगम भर गया है उसको बाहर निकालने में मदद करता है, उसको इज आउट करने में, ब्रीदिंग को आसान करने में मदद करता है। साथ साथ में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन, सूजन अगर है तो उसमें भी आपको मदद करता है और इन्फेक्शन से बचाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, लंग कैंसर से लेकर, लंग इन्फेक्शन से लेकर, ब्रोंकाइटिस से लेकर, ठीक है, लंग सोराइसिस से लेकर, यहां तक कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस तक, सब प्रॉब्लम्स के अंदर आप गोल्डन एलिक्सर यूज कर सकते हैं। टॉन्सिल्स में स्वेलिंग, साइनस की प्रॉब्लम, डस्ट एलर्जी, अस्थमा, इन सब में यूज किया जा सकता है। पहले तो ये आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, उसके बाद आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, आपके लंग्स के सेल्स को रीजनरेट कर कर डिटॉक्स करने का काम करता है। इसको 1 1 ml आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, खाना खाने के बाद यूज करेंगे, गुनगुने पानी के साथ यूज करेंगे, तो ये आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करेगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या लंग्स में सूजन, लंग्स में पानी भर जाना, लंग्स में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो उसमें आपको ये मदद करेगा और लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट, सिबकथ्रॉन जूस भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, न्यूट्रिएंट से भरपूर है, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हेल्थ को इंप्रूव करता है और लंग्स को डिटॉक्स करने में मदद करता है। 20 से 30 ml इसका आप कंज्यूम कर सकते हैं दिन में 2 बार। खाना खाने से पहले आप इसको यूज करेंगे और गुनगुने पानी के साथ आप यूज करेंगे जब भी आप किसी को लंग प्रॉब्लम में प्रोडक्ट देंगे, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए प्रोडक्ट देंगे तो हमेशा गुनगुने पानी के साथ, लूक वार्म वाटर के साथ यूज करने के लिए देंगे। तो ये आपके लंग्स की रिकवरी और लंग्स की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में मदद करता है। इसमें विटामिन सी है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है और साथ साथ में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में और लंग्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है आपका आपका रिच बेरी जूस। रिच बेरी जूस भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। 30 ml ये आप दिन में 2 बार इंटेक कर सकते हैं, बिफोर मील्स कंज्यूम करना है, ठीक है। ये सीजनल इन्फेक्शंस जो रहते हैं उनसे आपको इम्यूनिटी देने का काम करता है, यानी आपको अगर लगता है कि बार बार मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये आपकी बॉडी को एल्कलाइन बनाता है और आपको एनर्जी देगा और रिकवरी करने में मदद करता है। तो सिबकथ्रॉन जूस और गोल्डन एलिक्सर बेसिकली जो है वो आपके सेल्स पर काम करते हैं और विटामिन सी आपको सिबकथ्रॉन दे देता है तो वो भी इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन गोल्डन एलिक्सर आपके सेल्स पर काम करता है। तो इसीलिए लीवर आपका, सॉरी, लंग कैंसर हो, चाहे लंग रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो, लंग सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, फाइब्रॉइड्स हो, इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स में गोल्डन एलिक्सर अष्टप्राश के साथ आपको देना चाहिए। देन जैसे मैंने बताया लंग्स के लिए न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आप देते हैं, वो है सुपर फूड कैप्सूल। तो सुपर फूड कैप्सूल बेसिकली आपको आपके लंग इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए आप कंज्यूम कर सकते हैं, प्लस आपके लंग्स की स्ट्रेंथ और आपके लंग्स को एल्कलाइन बनाने में भी आपको मदद करता है।
इसके साथ साथ में जैसे जनरली आपने सुना होगा, ठीक है, कि हमें अगर अपनी बॉडी को एल्कलाइन बनाना है तो एक प्रोडक्ट आता है वीट ग्रास, ठीक है। तो वीट ग्रास बहुत अच्छा काम करता है। उसी की तरह से जो वीट ग्रास है या ब्रोकली है या जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, या आप स्पिनिच की बात कर लीजिए या स्पेरुलिना की बात कर लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आपको सुपर फूड कैप्सूल में मिलते हैं। तो ये आप 2 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद और 2 कैप्सूल डिनर के बाद अगर आप लेंगे तो ये आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है। इसमें कोएंजाइम Q10 और लाइकोपिन है जो आपके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है और ऑक्सीजन इनटेक को इंप्रूव करने का काम करता है, और आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को इनडायरेक्टली इंप्रूव करता है और फैटिक और एनर्जी लेवल बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है आपका तुलसी मैक्स। तुलसी मैक्स बेसिकली 5 तरह की तुलसियों का अर्क है। तुलसी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी कहलाती है। इसीलिए किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के अंदर, साइनस, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह किसी भी तरह की प्रॉब्लम के अंदर आप जो है तुलसी को यूज करते हैं, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। यानी किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन और किसी भी तरह की इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसमें आपको तुलसी मदद करती है। तो इसकी 5 बूंद आप दिन में 4 बार, 5 बार भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ 5 बूंद तुलसी ड्रॉप्स की, प्रीमियम तुलसी मैक्स की आपको कंज्यूम करनी है। तो ये जहां पर जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है या ब्रोंकाइटिस है या निमोनिया है या थ्रोट इन्फेक्शन है, टॉन्सिल्स में स्वेलिंग है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो जनरली जब हम बोलते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, जैसे हमारा ट्रेवल अलग अलग लेवल पे रहता है, तो हो सकता है कभी हम नॉर्थ इंडिया में, कभी हम साउथ इंडिया में हैं, कभी हम बिहार झारखंड की तरफ हैं, तो वहाँ पर जनरली क्या होता है कि पानी बदलने की वजह से या कभी आपने ठंडा पानी पी लिया या वेदर इन्फेक्शन की वजह से थ्रोट इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है। जिसमें आप अगर स्पीकर हैं, आपको बोलना होता है, और हम जितने भी लीडर यहाँ पर हैं तो आप जानते हैं कि अगर आप बोल ही नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए लंग हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो तुलसी मैक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप अपने साथ हमेशा कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको होने वाली किसी भी तरह की लंग रिलेटेड प्रॉब्लम और थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो चाहे कफ है, कंजेशन है, ठीक है, या आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है, और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी ये आपको करता है। इवन सर दर्द वगैरह भी अगर आपको हो रहा है, हेडेक वगैरह हो रहा है, तो उसमें भी आपको फायदा करता है। उसके अलावा आपको अगर ड्राई कफ है, वेट कफ है, उसके अंदर हम जो है अस्थिल कफ सिरप यूज कर सकते हैं। अस्थिल कफ सिरप इसलिए क्योंकि ये आपको देता है विदाउट अल्कोहल, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। तो ये आपके थ्रोट इरिटेशन, कफ में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को शांत करने में मदद करता है। इसको आप हर 4 से 6 घंटे में, यानी दिन में 4 से 5 बार आप इसको यूज कर सकते हैं, 10 ml से 15 ml। तो ये आपको कफ से भी रिलीव करता है, आपके किसी भी तरह के थ्रोट इन्फेक्शन है उससे भी रिलीफ देता है, और इसको कंज्यूम करके आप काम कर सकते हैं। क्योंकि बाजार में मिलने वाले कफ सिरप को यूज कर कर आप काम नहीं कर सकते, आप मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपको नींद आने लगती है। उसमें अल्कोहल होता है, और वो कफ सिरप पीने के बाद आपको नींद आएगी, नशा होता है, ना गाड़ी चलाने की परमिशन होती है कफ सिरप लेने के बाद, ना ही आप काम कर पाते हैं। तो एस्थील कफ सिरप जो है वो आपको विदाउट एनी अल्कोहल एडिटिव एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो आपको कफ और कोल्ड से रिलीफ देता है। ठीक है। तो जैसे अब इसको हम अगर कंक्लूड करें, तो मैंने बताया कि प्राइमरी लंग सपोर्ट के लिए आप जो है अष्टप्राश और या फिर एनएस्थील टेबलेट यूज कर सकते हैं। उसके साथ में आपको अगर प्रोडक्ट ऐड करना है, चाहे टीबी किसी को हुआ है, लीवर सोराइसिस, सॉरी, आपको लंग सोराइसिस हुआ है, फाइब्रॉइड्स हुए हैं, लंग कैंसर है, टार का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो आप अष्टप्राश के साथ ऐड कर सकते हैं दैट इज गोल्डन एलिक्सर। लेकिन अगर आपके लिए दोनों प्रोडक्ट क्योंकि महंगे हो जाते हैं, अगर आपके लिए वो आपके लिए अफोर्डेबल ना लगे, रिजल्ट सबसे अच्छा इन्हीं से मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये अफोर्डेबल नहीं लग रहे हैं तो आप गोल्डन एलिक्सर को सिबक थ्रोन जूस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो सिबकथ्रॉन जूस जो है इम्यूनिटी बढ़ाएगा और लंग्स को डिटॉक्स करने में वो भी आपको मदद करेगा। लेकिन गोल्डन एलिक्सर आपको सेल्स
रीजनरेट करने में भी मदद करता है। तो आप गोल्डन एलिक्सर यूज कर सकते हैं, साथ में आप जो है सुपर फूड कैप्सूल आपको यूज करना है। तो अगर आप बोलें कि सर बेस्ट प्रोडक्ट कौन से रहेंगे, अगर किसी को बजट इशू नहीं है और उसको अस्थमा, एलर्जी, इस तरह के लंग इशू में बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो अष्टप्राश आपको देना है, साथ में देना है गोल्डन लेक्सर, और साथ में देना है आपको सुपर फूड कैप्सूल। ये तीन प्रोडक्ट बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे किसी भी तरह के लंग इन्फेक्शंस पर। ठीक है। अब अगर आपके लिए अल्टरनेटिव आप ढूंढें, तो आप गोल्डन लेक्सर की जगह पे सिबकथ्रॉन जूस यूज कर सकते हैं, और सुपर फूड कैप्सूल तो मुझे लगता है कि आपको देना ही चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली आपको एक न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो प्राइमरी लंग सपोर्ट में आप देखेंगे अष्टप्राश और एनेस्थील टैबलेट है। लंग की इम्यूनिटी इंप्रूव करनी है, लंग की स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, लंग के सेल्स को इंप्रूव करना है, तो आप गोल्डन लेक्सर के साथ साथ सुपर फूड कैप्सूल दे सकते हैं, क्योंकि सुपर फूड कैप्सूल आपके लंग्स को एल्कलाइन बनाएगा। और लंग को डिटॉक्स और रिकवरी आप करवाना चाहते हैं, तो सिवकथ्रॉन जूस या रिच बेरी में से एक जूस आप दे सकते हैं। और अगर प्राइमरी यानी सिंपल रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिए, तो तुलसी मैक्स के साथ एस्थील कप सिरप को आप यूज कर सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन है जो आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ न्यूट्रिशनल सजेशन भी आप दे सकते हैं रेस्पिरेटरी इश्यूज वाले पेशेंट को, जिसमें क्या खाना है। अगर आप बात करें तो विटामिन सी रिलेटेड फ्रूट्स उन्हें खाने चाहिए, जिसमें लेमन, आंवला, ऑरेंज जैसे खट्टे फ्रूट्स जो हैं वो फायदा करते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी इंप्रूव करने का काम करते हैं। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट, जिसमें हल्दी आ जाता है। ठीक है। हल्दी का दूध पिला सकते हैं, गोल्डन लिक्सर तो हम दे ही रहे हैं। तो उसके अलावा आप गार्लिक और जिंजर, अगर आप बोलें क्या उनको खाने के बोले, तो आप गार्लिक और जिंजर आप उन्हें बोल सकते हैं। तो अगर वो कफ सिरप लेना चाहते हैं तो कफ सिरप यूज करें, या फिर वो गार्लिक जिंजर भी यूज कर सकते हैं। और साथ साथ में नट्स यूज कर सकते हैं इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी बादाम हो गया, अखरोट हो गया, नट्स यूज कर सकते हैं जो एनर्जी लेवल आपका इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। साथ साथ में हाइड्रेशन को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो हाइड्रेशन को अच्छा रखने के लिए गुनगुना पानी भी आपको कंज्यूम करना है। फ्राइड और जंक फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, प्रोसेस्ड फूड जो बाजार का होता है, चिप्स हो गया या किसी भी तरह का कुरकुरा वगैरह, ये सब नहीं खाना है। और आपको डेयरी प्रोडक्ट इनटेक करने से बचना है, यानी घी, मक्खन, पनीर, दही, ये चीजें आपको नहीं खानी है। अचार वगैरह इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं घर के, हमें वो भी हमें कंज्यूम नहीं करने होते हैं। और कोई भी ठंडी चीज है वो भी आपको कंज्यूम नहीं करनी है। तो ये कुछ डाइट रिकमेंडेशन है। उसके बाद कुछ और चीजें जो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं वो ये है कि पहली इंपॉर्टेंट चीज कि थोड़ा सा वॉकिंग करें, ठीक है, जितना हो सके, और मास्क का इस्तेमाल करें अगर आपको इन्फेक्शन है, ताकि आपके फैमिली में बाकी लोगों को वो इन्फेक्शन ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा वॉक करें ताकि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन का इनटेक को इम्प्रूव करे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, जिसमें कपालभाति हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, सूर्य नमस्कार हो सकता है, अनुलोम विलोम जो आप कहते हैं अनुलोम विलोम, वो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ में जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ में हमारा जो मॉर्निंग में योगा सेशन होता है, डॉक्टर जो योगा एक्सपर्ट हमारी सोनाली जी लेती हैं, वो आप उनको अटेंड करने के लिए कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको रिकवरी करने में काफी मदद कर सकती हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप उन्हें बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। मॉर्निंग सेशन में आप योगा सेशन में उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा रूटीन बन जाता है। तो जनरली हम ऐसे जितने भी अस्थमा पेशेंट्स होते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा है या इस तरह का लीवर इन्फेक्शन है या टीबी हुआ है, लंग कैंसर हुआ है, तो उनको हम इस तरह से एक चार्ट भी बनाकर दे सकते हैं कि मॉर्निंग में आपको जो है हमारा योगा सेशन अटेंड करना है, थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज करनी है, सुबह जो है आप सुपर फूड कैप्सूल ले सकते हैं। ठीक है। और खाना खाने के बाद अष्टप्राश ले सकते हैं। दिन में जो है आप पानी पीजिए, जितना पानी पिएंगे उतना ही बॉडी डिटॉक्स होगी। ठीक है। और मास्क पहन के रखिए ताकि फैमिली में किसी और को इन्फेक्शन ना हो।
और साथ साथ में तुलसी ड्रॉप्स दिन में 3-4 बार गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। शाम का प्रोटोकॉल आपका ये रहेगा कि आप गोल्डन एलिक्सर खाना खाने से पहले गुनगुने पानी के साथ गोल्डन एलिक्सर लीजिए, और रात में जो है आप अष्टप्राश और साथ में 2 सुपर फूड कैप्सूल आप कंज्यूम कर सकते हैं। और दिन में शाम को 4 बजे के आसपास जो है आप सिबक थ्रोन जूस या रिच बेरी जूस भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब प्रॉपर उनको डाइट और साथ साथ में एक्सरसाइज ये रिकमेंडेशन करेंगे, तो सामने वाले इंसान को आप पर अच्छा विश्वास बनता है, क्योंकि आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। देखिए, बहुत बार बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स भी ये कहते हैं कि सर, मैं उसको क्यों बताऊं कि ये भी करने से ठीक हो जाएगा, मैं उसको क्यों बताऊं प्राणायाम करने से भी फायदा होगा। दोस्तों, ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपने आप को प्रोडक्ट सेलर की जगह पर एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट के तौर पे रिप्रेजेंट करना है। आपको उसको रिलीफ देने में मदद करनी है, और वो रिलीफ देना ही आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। प्रोडक्ट सेलिंग कर कर आप उससे उससे रिपीट बिजनेस जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उन्हें प्रॉपर डाइट बताएंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है, मॉर्निंग में हमारा योगा सेशन ज्वाइन करना है, थोड़ा सा वॉकिंग करनी है, ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, और ये चीजें बताकर जो है आप एक अच्छा इंप्रेशन डालते हैं, सामने वाला इंसान आपकी बातों पे विश्वास करता है। और जब विश्वास करेगा तो आपकी बातों को फॉलो करेगा, और फॉलो करेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट आना ही आना है। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट आपसे परचेज करते हैं लेकिन कंज्यूम नहीं करते हैं, घर ले जाके रख देते हैं। रिजल्ट कैसे आएगा? प्रोडक्ट खरीद लिया, खा नहीं रहे, खाना भूल जा रहे हैं, और हम बेचने के बाद भूल जाते हैं। हम फॉलोअप नहीं लेते हैं कि आप प्रोडक्ट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। अगर आप कस्टमर को प्रोडक्ट देने के बाद फॉलोअप लेना शुरू कर दें, तो आपका वो कस्टमर आपको फ्यूचर में बहुत सारे कस्टमर्स तक कनेक्ट कर सकता है। सो आई होप आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, फ्रूटफुल रहा होगा, और आज के सेशन से आपने कुछ लर्न करा होगा। तो ये कुछ सेशंस हैं जो कंपनी आपके लिए अभी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिजीज वाइज रहेंगे, और हर डिजीज से रिलेटेड आपके लिए सेशन कंपनी लेकर आने वाली है। तो आई होप हम हमारी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्राचिता, उनके थ्रू भी आप इन सेशंस का बेनिफिट ले पाएंगे। कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा टीम आपके पार्टिसिपेट करे, उतना आप बेनिफिट ले पाएंगे। और ये सेशंस जो है हमारे जो नेचुरोपैथी कोर्स है, उसमें जो लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं उनको भी इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और बहुत जल्दी हम अपना जो नेचुरोपैथी कोर्स है वो 1 मई से सेशंस उसके शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी है, दोस्तों, एक बात मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि फ्यूचर जो है डायरेक्ट सेलिंग का, वो आप अपने आप को न्यूट्रिशन कंसल्टेंट बनाकर ही सिक्योर करियर बना पाए, ठीक है। बिजनेस प्रमोट कर कर, ज्वाइनिंग प्रमोट कर कर बिजनेस इंडिया में कुछ समय तक तो चल सकता है, लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आपको न्यूट्रिशन लर्न करना पड़ेगा, हेल्थ और हेल्थ से जुड़े हुए प्रोडक्ट और हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। तो और स्पेशली मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि जरूर अपने आप को, अगर आपका सामर्थ्य है, अगर आप 50,000 रुपीज की फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो नेचुरोपैथी का कोर्स करें। 50,000 रुपीज की जो नेचुरोपैथी कोर्स की फीस है वो आपको 2 बार में देनी है। एक बार 30,000 भरने हैं, और जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तब 20,000 रुपये की एग्जामिनेशन फीस है। तो अगर आप 30,000 रुपीज खर्च कर सकते हैं तो नेचुरोपैथी का कोर्स कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आने वाला, फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का आपको ये मैं बता देता हूं, वो हेल्थ और नेचुरोपैथी और वेलोरा के थ्रू ही आगे बढ़ने वाला है। बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग और सिर्फ टीम बिल्डिंग कर कर कहां पर वो पिरामिड स्कीम में जाएगा, कहां पे वो मनी सर्कुलेशन स्कीम में जाएगा, ये अभी कोई भी नहीं कह सकता है। इसीलिए हेल्थ और वेलनेस ही हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर है। इसीलिए अगर आपके लिए पॉसिबल है तो नेचुरोपैथी कोर्स में एनरोल करें। अगर आप 30,000 रुपीज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी शहर में अपनी टीम के लिए 3 डेज की वर्कशॉप कंडक्ट करवाएं, सेल रेजुनेशन पर। 3 दिन का कंपनी का वर्कशॉप रहती है हेल्थ पर,
ठीक है, इसके अंदर आपको कंपनी कोई फीस चार्ज नहीं करती है। 3 दिन का सिर्फ आपका जो होटल की मीटिंग का हॉल का जो खर्चा होगा या लंच वगैरह का जो खर्चा होगा, बस वही खर्चा है। कंपनी उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करेगी। 3 दिन की आपकी वर्कशॉप होगी। थर्ड डे आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में आप 60% मार्क्स कंडक्ट अचीव करते हैं तो आप न्यूट्रिशन कंसल्टेंट का सर्टिफिकेट कंपनी से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप अफोर्ड कर पाए तो आप नेचुरोपैथी का कोर्स कर पाए, कर लें। नेचुरोपैथी का कोर्स करने का एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, कैंप लगा पाएंगे। आपको पुलिस कोई भी हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि आप बिल्कुल लीगल हैं। आपके पास डिग्री भी होगी, आपके पास मार्कशीट भी होगी, और आपके पास आपका मेंबरशिप कार्ड भी होगा। और साथ में आपको कंपनी के साथ में रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो महाराष्ट्र का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ हमारा एमओयू है, वो भी आपको इंडिया भर में प्रैक्टिस करने में आपको मदद करने वाला है। तो इन चीजों का ध्यान रख के अपना करियर बनाएं। और दिस इज द फ्यूचर। ये आप अगर आज नहीं समझेंगे तो हो सकता है 6 महीने बाद आप बोलेंगे कि गौरव सर ने सही कहा था, मुझे हेल्थ लर्न कर लेना चाहिए था, मुझे नेचुरोपैथी का कोर्स कर लेना चाहिए था, या मुझे अपनी टीम के लिए अपने शहर में न्यूट्रिशन कंसल्टेंट का वर्कशॉप कंडक्ट कर लेना चाहिए था। क्योंकि वही कंपनी अभी आप देखेंगे आने वाले समय में सारी कंपनी जो है वो ज्वाइनिंग, बिजनेस, कार, बाइक, ये सब प्रमोट करना बंद कर कर, चेक्स प्रमोट करना बंद कर कर सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोट करने वाली हैं। क्योंकि आने वाला डायरेक्ट सेलिंग ये 2026 खत्म होते होते हैं हमारे देश के अंदर आप चेक प्रमोट नहीं कर पाएंगे, कार प्रमोट नहीं कर पाएंगे, सपने बेच नहीं पाएंगे, हेलीकॉप्टर प्रमोट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ प्रमोट कर पाएंगे वो होंगी एक ही चीज, वो होगा प्रोडक्ट। इसीलिए प्रोडक्ट फ्यूचर है, और इसको लर्न करें, सीखें, और अपनी टीम को भी लर्न करवाएं और ग्रो करवाएं। तो आज के सेशन में आपके लिए इतना ही। होपफुली आपने कुछ अच्छा लर्न करा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट अपनी टीम में आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डिजोय।